पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त साजिश हुई। एक साथ 24 शहरों को निशाना बनाने की पाकिस्तान ने साजिश रची और वो भी 500 ड्रोन उसने भारत की तरफ दागे। ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलें। लेकिन पाकिस्तान का ये जो पूरा प्रयास था वो पूरी तरह से विफल हो गया। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सीमा पर तनाव के बीच दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है, आतंक पर दुनिया भर की निंदा जो हो रही है। बड़ी खबर इस समय जो आ रही है, पाकिस्तान के पंजाब सूबे के ओकारा कैंटोनमेंट के पास ड्रोन हमले की पुष्टि हो गई है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय ड्रोन ने ओकारा के सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया, जिससे पाकिस्तान की सैन्य बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव पड़ा है। ओकारा कैंट जो है वो पंजाब के मध्य में है, लाहौर से लगभग 120 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह पाकिस्तान सेना का एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र भी है और रसद केंद्र भी है। यहां पर बख्तरबंद गाड़ियां, पैदल सेना, इस तरह की इकाइयां तैनात है। सामरिक तौर पर इस हमले के महत्व को समझे तो यह भारत के पंजाब और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों के सामने का इलाका है और यहां पाकिस्तान की फौज पर हमले का मतलब बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तानी फौज अब अपनी रक्षा करे, डिफेंसिव स्टैंस में आ जाए। पंजाब और जम्मू की ओर नजर उठाने की पाकिस्तान हिमाकत न करे। ग्रुप कैप्टन पांडे, जो डेवलपमेंट्स इस समय बहुत तेजी से हो रहे हैं, गतिविधियों को आप किस रूप में देखते हैं? पंजाब के ओकारा कैंटोनमेंट पर जो ड्रोन स्ट्राइक हुआ है हेरोप्स का। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि अगर हम ऑफेंसिव होना चाहते हैं तो आप एनिमी को डिफेंसिव बनाइए। वो मजबूर हो जाए कि वो अपनी रक्षा में आ जाए, क्योंकि अगर वो अपने एसेट्स ऑफेंस में लगाएगा निश्चित रूप से आपको डिफेंसिव होना पड़ेगा। और हमने देखा कि जिस प्रकार से हमें आक्रमण हुआ, क्योंकि हमारी नीति रही है कि पहले हम पर आक्रमण हुआ और हमने उसका प्रत्युत्तर दिया और एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत बखूबी से इसका सामना किया। लेकिन अब वक्त है कि हम उन पर हमला करें, देखते हैं कि वो हमारा सामना कैसे कर पाते हैं, क्योंकि चुनौती उन्होंने दी है। तो निश्चित रूप से उसका सामना करने के लिए उनके तैयारों का एक हमारे सामने ज़्यादा मिलना चाहिए, ताकि अगर हम अगले लेटर पर जाते हैं तो हमें क्या करना होगा। जहाँ तक बात है कि वो कह रहे हैं कि भाई हमने ड्रोन का सामना इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे लोकेशंस जो है रिवील हो जाते। भाई आपने सिस्टम बनाए क्यों ऐसे? क्या आपको पता नहीं था कि सिस्टम में खामियां हैं और अटैक किया जाएगा तो वो एक्सपोज होंगे? और साथ में अगर एक्सपोज होते हैं तो क्या दिक्कत है? फिर आपका सेकंड लेयर कहाँ गई आपकी? तो इसका साफ बताता है कि वो बौखलाए हुए, पैनिक है। और इसके साथ ये भी बताता है कि उनके डिफेंस सिस्टम में अभी भी काफी गैप्स हैं, ये जो कि क्रिटिकल बोल नहीं पाए। गैप्स, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। क्या पाकिस्तान के डिफेंस में, संदीप, इस समय ऐसे क्रिटिकल गैप्स हैं जो लगातार एक्सपोज हो रहे हैं? बिल्कुल गौरव, क्रिटिकल गैप्स एक्सपोज हो रहे हैं और हमने इस पे अटैक भी किया है ड्रोन्स के साथ। उनके HQ-16 या HQ-9 वन ऑफ द मिसाइल सिस्टम्स को हमने नॉकआउट कर दिया है। लेकिन इस पिछले कुछ 48 घंटों में एक सबसे बड़ी सीख जो है गौरव, ये है कि हम अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोटेक्ट करती है, अपने टेररिस्ट को अपने न्यूक्लियर वेपन्स के साथ प्रोटेक्ट करती है। लेकिन हमें जो आज देखने को मिल रहा है वो ये है कि पाकिस्तान अपनी पूरी कन्वेंशनल फोर्स को डिप्लॉय कर रही है, अपने मिसाइल्स, अपने हथियार, अपने फाइटर जेट्स को अपने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने में डिप्लॉय कर दिया उन्होंने। एंड दे हैव बीन डूइंग दिस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। जैसे हमारे हाई कमिश्नर विक्रम दोराईस्वामी ने पूछा था लंदन में कि ये क्यों, किस बात की ये जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, हमने तो सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया है। और उन्होंने जवाबी हमले में दे आर यूजिंग अपनी पूरी पाकिस्तान मिलिट्री की माइट यूज कर रहे हैं। अपनी जो प्रेशियस ज्वेल्स है पाकिस्तान की, जो दो स्ट्रेटेजिक एसेट्स गौरव, एक तो है उनके न्यूक्लियर वेपन्स और दूसरा जो है उनके ये नॉन स्टेट एक्टर्स, जो टेररिस्ट ग्रुप्स जो है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, जिनको हमने जाके अटैक किया, इन दोनों को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने कन्वेंशनल फोर्सेस को यूज कर। संदीप, एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है पाकिस्तान के मुरीदके से। पाकिस्तान में मुरीदके में लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर में आतंकवादियों की ट्रेनिंग को लेकर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कबूलनामा इस समय सामने आया है। वहां पर एक छात्र के मुताबिक, और उसने पाकिस्तान के टीवी को बाकायदा एक इंटरव्यू देकर कहा है कि मुरीदके में आतंकवादी तैयार किए जाते हैं, वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। सुनिए कैसे, किस तरह से मदरसे का एक छात्र ये कबूल रहा है कि वहां पर किस तरह से मुजाहिद तैयार किए जाते हैं और इसी वजह से उसके मुताबिक भारत ने मुरीदके को निशाना बनाया।
जनरल मेस्टन, ये तो पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब करता है। न केवल वो जो नमाज जनाजा हुआ था, बल्कि इस छात्र का कहना कि यहाँ पर मुजाहिद तैयार होते थे। हाँ बिल्कुल गौरव, पाकिस्तान का झूठ छिप नहीं सकता है और ये साफ है। ये एक जो ट्रेनी वहाँ पर था और यंग लड़का है बिल्कुल। और मैं जब अफगानिस्तान में था, मेरे को याद है ऐसी यंग लड़कियाँ भी लेते थे वो उनको सुसाइड बॉम्बर्स बनाने के लिए। तो कहने का मतलब है ये साफ जाहिर है कि वहाँ पर ट्रेनिंग होती है और ये तो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज कैंप्स था, क्योंकि जब मैं उधर था अफगानिस्तान में तो ये प्रॉपर मेरे को वहाँ से भी रिपोर्ट्स मिली थी कि ये इतना बढ़िया कैंप इन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ और क्या क्या ट्रेनिंग होती है। तो ये लड़के ने जिस प्रकार कबूल किया है, और मेरे को हैरानी है कि पाकिस्तान के लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि ये उसने कबूलनामा किया है। आज ट्विटर का ये फायदा है कि हमें भी सब चीज़ें पता चल रहा है। जैसे पहले दिन जो हमला किया था 9 कैंप्स पे, आपने देखा था वहीं के लोगों ने सारे दृश्य दिखाए थे कि किस प्रकार कैजुअल्टीज हुई है, कोई कोलेट्रल डैमेज नहीं हुआ था, और साथ ही किस प्रकार एम्बुलेंसेज आ रही थी रात को भी दिन में भी। तो ये साफ जाहिर है कि बहुत बड़ी कैजुअल्टीज हुई है और जो सक्सेस मिला है आपने ये दिखाया, जैसे ये रऊफ असगर जी वो उसमें कैजुअल्टी हुआ था जिसने ये पुलवामा अटैक किया था। लेकिन एक और बड़ी बात, जिस तरह से एस्केलेशन लैडर की हम बात कर रहे हैं जनरल कोचर, क्या आपकी दृष्टि में एस्केलेशन लैडर तेजी से चढ़ते जा रहे हैं? मिसाइल स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स, उनके लड़ाकू विमानों का गिरना, उनके ड्रोन्स का गिरना, उनके एवैक्स का गिरना, क्या पाकिस्तान अब पीछे हटेगा या आज रात और एस्केलेट करेगा? गौरव, मुझे ऐसा लगता नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रैटेजी अपना बनाई है आगे के लिए, वो अभी पीछे हटने वाले हैं, क्योंकि यूएस का भी कोई प्रेशर अभी पाकिस्तान पे नहीं है और चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए आज पाकिस्तान एक बोल्ड स्टैंड ले पा रहा है, बिकॉज वो जानता है कि चाइना और टर्की उसके साथ हमेशा है। और जिस टाइप की इक्विपमेंट है, आज 55% जो पाकिस्तान आर्मी है उसके पास चाइना का इक्विपमेंट है, और जिस हिसाब से मिसाइल्स और फाइटर एयरक्राफ्ट्स और उसका जो टैंक है वो भी चाइना की तरफ से है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी पाकिस्तान पीछे हटेगा, और ये जो सपोर्ट मिलता रहेगा उसको चाइना से। अगर आपको याद है, यूक्रेन भी अगर रशिया के साथ युद्ध खड़ा हो पाया है, वो अमेरिका की वजह से खड़ा हो पाया। आपने बड़ी बात की। और एस्केलेशन लैडर की अगर बात करें तो हम वो एस्केलेशन लैडर अपने दर्शकों को, ग्रुप कैप्टन पांडे अभी दिखा भी रहे हैं कि कूटनीतिक वॉर, आर्थिक वॉर, सैन्य तैयारी, क्या अब हम उससे आगे बढ़ते जा रहे हैं? सैन्य तैयारी के बाद सीमित झड़प तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि इसके बाद युद्ध, सीमित परमाणु वॉर और ऑल आउट न्यूक्लियर वॉर। आपकी दृष्टि में हम अभी इस एस्केलेशन लैडर में कहां हैं? देखिए, सीमित झड़प बिल्कुल सही दिखा रहा जा रहा है, क्योंकि आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है पाकिस्तान का, जब आईएमएफ के लोन 11,113 करोड़ का जो, अगर वो लोन उनका जो मिलना है उनको किस्त अगर वो मिल जाती है तो निश्चित रूप से हम अगले लैडर की तरफ जा सकते हैं। और अगर उसमें कुछ कमी होती, हालांकि इसके साथ भारत ने पाकिस्तान को दोबारा FATF की लिस्ट में, ग्रीन लिस्ट में डालने के लिए वो सारे जो मेजर्स हैं वो ले लिए हैं, तो कुछ न कुछ होगा तो हो सकता है कि सीमित झड़प से आगे हम ना बढ़े। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस समय पाकिस्तान की जो वेयर विदॉल रिसोर्सेज हैं वो इतने माली हालत उनकी ऐसी नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकें एक युद्ध के लिए। जब 4 दिन के लिए आपके पास कुछ गोला बारूद है तो कितनी लड़ाई करेंगे? और भारत की जो क्षमता है पूरे विश्व में पसा है, हम चौथी आर्थिक शक्ति बन चुके हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, और इसमें जो आत्मनिर्भर भारत की भूमिका है, मैं अपने दर्शकों को वो आत्मनिर्भर भारत की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसके बारे में बताना चाहता हूं। ये जो रक्षा प्रणाली आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं इस समय, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये आप ये सोचिए 80 के दशक में जब इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम शुरू हुआ था तो उसके तहत अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल 5 मिसाइलों का विकास शुरू किया गया था। और उसमें ये आकाश प्रणाली बहुत समय लगा इसको उस तरह से फाइन ट्यून करने के लिए कि ये मध्यम दूरी और मध्यम से अधिक दूरी, यानी 20 से 25 किलोमीटर और फिर 25 से 50 किलोमीटर तक भारत की तरफ कोई हवाई खतरा आ रहा है उसको ध्वस्त कर सके, उसमें इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कहा यह जा रहा है कि कल पठानकोट सेक्टर में इसी आकाश मिसाइल ने एक पाकिस्तानी JF-17 थंडर लड़ाकू विमान को गिरा दिया था, जिसमें PL-15 एयर टू एयर लंबी दूरी तक मार करने वाली वो चाइनीज मिसाइल लगी हुई थी। तो ये अचूक क्षमता
साबित हुई जो डीआरडीओ ने इसे विकसित किया है। और संदीप, ये भारत की आत्मनिर्भर भारत की शक्ति को दर्शाता है। S-400 तो हमारे पास है रूस में निर्मित, लेकिन अपना आकाश भी है। भारत का नाम गर्व से आकाश में लिखा। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, और ये जो इस सिस्टम की जो खूबी है आकाश का, वो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द IACCS जो है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जो इंडियन एयरफोर्स की है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स, और आकाश इसकी एक बहुत अहम हिस्सा है, इंडिजिनस कंपोनेंट है। और क्योंकि हमने इंडिया में बनाया है इसका, अभी हम देख सकते हैं कि कैसे हम पूरी तरह से सक्षम हो गए हैं मीडियम रेंज एयर डिफेंस मिसाइल्स बनाने की। आकाश 2 है, आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स भी हमने बनाने शुरू किए हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी हमने डेवलप किया है, और ये पहली बार उसको टेस्ट किया गया है इन एक्चुअल कॉम्बैट कंडीशंस। गौरव, आप तो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का भाग भी रह चुके हैं। आकाश मिसाइल ने अगर JF-17 थंडर को गिरा दिया तो ये तो भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। ग्रुप कैप्टन पांडे, निश्चित रूप से डीआरडीओ ने एक बहुत अच्छी सिस्टम का निर्माण किया है, और जब इसका इंडक्शन हो रहा था, ये इवोल्यूशन में था, तो ऑपरेशनल इवोल्यूशन में मुझे इसके सिस्टम का हिस्सा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमने वो बारीक चीज़ें देखी जो कि एक मॉडर्न वॉरफेयर में होती है, क्योंकि स्मॉल जो छोटे आकार के जो टारगेट आते हैं जैसे उनको ड्रोन पकड़ना आ गया मुश्किल है। तो ड्रोन को इस समय शामिल किया है। जबकि जब ये इसका निर्माण हो रहा था, मैं बात कर रहा हूँ लगभग 1998 1998 और 99 की, तब उसमें इवोल्यूशन ट्रायल्स हो रहे थे। और हम लोगों ने इसको तीनों क्षेत्रों में किया, डेजर्ट में भी किया गया, पंजाब में क्षेत्र में भी किया गया, और ईस्टर्न पोर्शन में भी किया गया। और उसके बाद ये देखा गया कि क्या हम कस्टमाइज कर पाएंगे, क्योंकि रेगिस्तान में हम जाते हैं तो टेम्परेचर 48-50 डिग्री तक जाता है, जबकि हम नॉर्थ में आते हैं तो टेम्परेचर कई बार -10 तक भी जाता है। तो इन सभी कंडीशंस में ये बहुत अचूक सिस्टम बनाया गया है, और हमें निश्चित रूप से डीआरडीओ के इस प्रोडक्ट पर नाज है, पूरा भारत इस पर गर्व करता है। ये बड़ी बात आपने मुझे बताई कि आज समय हमारे पास बहुत सीमित है, लेकिन चलते चलते मैं अपने दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी देश के खिलाफ आपको युद्ध जीतना है तो स्वदेशी हथियारों की उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि युद्ध में कई बार ऐसा हो सकता है कि विदेशी आपको हथियार दे ना दे, समय पर दे ना दे। इसीलिए अपने देश में निर्माण करना बहुत बहुत जरूरी है, और यही नरेंद्र मोदी सरकार का प्रयास भी है आत्मनिर्भर भारत रक्षा के क्षेत्र में।